Assalamu alaikum, Ababil 1 English language course. I hope you're all doing well. Today I would like to tell you about public speaking because we have been covering all the core skills. We have talked about reading, writing is the skill that we talk about every day. I'm giving you tips and tricks related to all the core skills. So today हम जो है वो speaking के बारे में बात करेंगे कि speaking जो है उसकी कितनी importance है और आप एक confident public speaker बनने के लिए क्या कर सकते हैं। बेसिक जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो तो यही है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन प्रैक्टिस करने के भी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं ताकि अगर जब आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए स्टेज पे आए सो यू आर रेडी एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक। बट जो public speaking जो होती है वो itself it is something that every single person is afraid of, even if we get very much prepared और हम ready हैं audience को face करने के लिए, लेकिन जब हम stage पे first step रखते हैं तो वो जो एक shakiness होती है और वो जो एक fear होता है that runs down your spine and you feel as if you'll faint right on the spot और बस बेहोश होने लगे हैं, this is something that is normal. This is something that happens with every person. बट उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जो फियर होता है, जो फीलिंग्स होती हैं आपकी, जो इमोशंस होती हैं, अगर आप थोड़ा सा इस बात को, मैंने जब ये टीचिंग स्टार्ट की है तो मुझे इस बात का आइडिया हुआ है कि जो फियर होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं उनको कभी आप खत्म नहीं कर सकते बिकॉज दे आर ह्यूमन फीलिंग्स। फियर, हैप्पीनेस, सॉरो, जॉय, एक्साइटमेंट, थ्रिल, ये सारी जो इमोशंस होते हैं ये आपने ये सोच लें कि हम तो फियर को और खौफ को जो है वो बिल्कुल खत्म कर देंगे और हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और हम तो फेस कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। फियर को आपने कंट्रोल करना होता है। एवरी फीलिंग दैट यू हैव दैट कम्स विद इन यू रिगार्डिंग एनी सिचुएशन, उसको हमने कंट्रोल करना है, उसको काबू करना है। तो उस कंट्रोल करने के लिए हम जो है डिफरेंट सिचुएशंस को, डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये फर्स्ट बात जो पॉइंट है वो ये है, व्हाट आर योर फियर्स। आप पहले ये सोचें कि आपके फियर्स क्या हैं, आप किस चीज से, किस बात से डरते हैं। हाइट फोबिया है आपको, या आप स्पाइडर बाइट से डरते हैं, या एग्जामिनेशन फियर है, या डेथ का खौफ है, या फिर इट कैन बी एनीथिंग। तो मुझे जो है वो तो नॉर्मली डर लगता है कॉकरोच एंड लिजर्ड्स। यस, आई गेट अफ्रेड व्हेन आई सी अ कॉकरोच and I really get afraid when I see a lizard on the wall, and if it is a big lizard. So everybody has a fear, ठीक है। उसको हमने कंट्रोल कैसे करना है? क्या हम I'm so sorry. फियर को कंट्रोल कैसे करना है? या तो हम जो है उस फियर को के वजह से भाग जाएंगे, या फिर हम उस फियर को कंट्रोल करके अपने इस फीलिंग को ओवरकम करके उस सिचुएशन को फेस करते हैं। The biggest fear that everybody normally feels is or faces is the fear of stage fright, stage fear, public speaking. तो इसके बारे में आज हम जो है इन डिटेल डिस्कस करने लगे हैं। आई डोंट नो मिस्टर बिलाल, शायद गला जो है ना वो ड्राई हुआ है और उसकी वजह से कफिंग स्टार्ट हो गई है। आई एम फाइन, डोंट वरी, बिल्कुल ठीक। बस वैसे इट फील्स एज इफ ड्राई थ्रोट की वजह से जो है वो कफ हुई है एकदम से। Okay, so why can't I stand up and speak? Now, if I ask myself कि मैं स्टेज पे जाके खड़ी तो हो जाती हूँ, लेकिन जब मैं जैसे ही स्टेज पे जाके खड़ी होती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ बिल्कुल जो है ना अभी हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है, आप ऊंचाई को हाइट कहते हैं ना, ऊंचाई। अगर आप किसी ऊंची जगह पे चले जाएं तो कुछ लोग होते हैं जिनको ऊंची जगह से खौफ आता है। बहुत ऊंची जगह पे खड़े हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, और व्हेन यू सिट इन एन एरोप्लेन, आप जहाज में बैठे तो वहां से हाइट जो है वो नीचे देखने से खौफ आता है। या फिर पहाड़ पे, माउंटेन्स पे जाते हैं, अगर मरी साइड पे जाएं, ट्रैवलिंग करते हैं, जो ऊपर हाइट पे जितना ऊंचा जाते हैं उतना ज्यादा कुछ लोग होते हैं जो डरते हैं। स्विंग्स पे कुछ लोग बैठते हुए डरते हैं, झूले पे, क्योंकि झूला आपको ऊपर लेके जाता है, हाइट होती है उसकी।
तो इस हाइट की बात हो रही है। और स्पाइडर क्या होता है? स्पाइडर जो ये क्या कहते हैं स्पाइडर को? स्पाइडर बाइट, अगर स्पाइडर काट ले तो उसकी बाइट की बात हो रही है। इन केस स्पाइडर बाइट्स समबडी, तो उसका खौफ जो है उसको वो भी कुछ लोगों को होता है। ठीक है, ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा जी, तो हम खड़े जब होते हैं बोलने के लिए, तो हमने उसकी प्रेपरेशन और उसकी प्रैक्टिस के लिए, उस फियर को ओवरकम करने के लिए क्या करना है? ब्रेनस्टॉर्म करें आइडियाज, थॉट्स एंड व्यूज को। सबसे पहले तो आपके लिए ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब होता है कि ब्रेन के अंदर उस स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है या आपने पब्लिक स्पीकिंग करनी है, उसके बारे में आइडियाज कलेक्ट करें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और एक आउटलाइन डिजाइन करें और उसके पॉइंट्स को राइट करें, फिर उसको ऑर्गेनाइज करें, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस आप वन ऑन वन भी कर सकते हैं, किसी एक बंदे के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे और उसको फेस करके, किसी एक बंदे को अगर फेस करके आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, इसका मतलब है कि फिर आप सबके सामने पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए खड़े हो सकते हैं। बिकॉज कभी कभी एक बंदे के सामने भी बोलना कॉन्फिडेंटली जो है वो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। स्लो डाउन। जब आप प्रेपरेशन करते हैं, जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो प्लीज प्रिपेयर करने के टाइम पे अपनी जो बोलने की स्पीड है उसको रिड्यूस करें। 100 to 150 वर्ड्स के दरमियान, उससे कम रख के, वर्ड लिमिट तक रख के। टेक डीप ब्रेथ्स। ब्रीदिंग जो है वो इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज है कि वो आपके सारे स्ट्रेसेस और फ्रस्ट्रेशन या जो भी खौफ होता है, जो भी फियर्स होते हैं, उनको रिड्यूस कर दिया। तो टेक ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करें जहां पे आपको लगे कि यू आर एबल, लाइक यू आर फीलिंग अफ्रेड। स्ट्रक्चर, आपका जो भी आपकी पब्लिक स्पीकिंग कंटेंट होता है वो 3 से 7 पॉइंट्स तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 7 पॉइंट्स, और उन 7 पॉइंट्स को एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज करके हर पॉइंट को प्रेजेंट करना होता है, स्ट्रक्चर देना होता है अपने स्पीच को, ताकि आपके ऑडियंस जो है वो इंगेज हो जाए। और इन 3 to 7 पॉइंट्स का इंट्रोडक्शन में अगर आप थोड़ा सा प्रीव्यू दे दें, that these are the 4 to 5 points or the bullet points that I would like to talk about, ताकि ऑडियंस एंगेज हो जाए कि ये क्या बात होने वाली है 3 to 4 पॉइंट्स के बारे में या 7 पॉइंट्स। गिव अ प्रीव्यू means give an introduction to what you are about to talk about। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप बता दें कि आपका टॉपिक क्या है। ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर आप इन पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो 4th पॉइंट है वो स्टेज आपकी पर्सनालिटी में आ जाएगी। इसका मतलब होता है एक्ट एज इफ, का मतलब होता है दैट यू डोंट केयर, दैट यू हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर फ्री स्टाइल, कि बिल्कुल मैं रिलैक्स हूँ एंड आई डोंट केयर कि मेरे बारे में ऑडियंस या लोग क्या सोचेंगे, मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या बोलना है। सो बी केयरलेस। जितने ज्यादा आप एंशियस होंगे, नर्वस होंगे, डरेंगे, टेंशन लेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए प्रेजेंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो प्रिपेयर इट सो वेल बिफोर हैंड, उसकी इतनी बार प्रैक्टिस करें। मिनिमम जो आइडियल प्रैक्टिस होती है वो 3 टाइम्स से 5 टाइम्स तक होती है। आप 5 टाइम्स प्रैक्टिस करें अपना फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले। थिंक यू कैन डू इट। एटीट्यूड के बारे में मैं आपको डे 1 से बात कर रही हूँ कि आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचेंगे आई कैन नॉट डू इट, then literally on the day of your presentation you will not be able to do it. अगर आप ये सोचेंगे हाँ जी मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, अच्छा ठीक है, ये मेरे ड्रॉबैक्स हैं, ये मेरे लूप होल्स हैं जिनको मैंने फिल करना है और मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूँ, ट्राई करूँ, इंशाल्लाह ताला मैं कर लूंगी, then on the day of your presentation you will be able to do it, because it's all about this brain, कैसे आप इसको कंट्रोल करते हैं। पिक्चर थिंग्स गोइंग वेल टू कॉम्बैट नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से कॉम्बैट करने के लिए, नेगेटिविटी से फाइट या लड़ने के लिए, जो नेगेटिव इमोशंस आपके डेवलप हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग जो आपने करनी है उसके बारे में, जो उसके जितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको फ्रंट पे लेके आए, फोर फ्रंट पे उसका पॉजिटिव साइड सोचें कि क्या हो सकती है, ताकि नेगेटिविटी जो है वो आपको ओवर पावर करके आपको वीक ना करे और आप अच्छा सा प्रेजेंट कर सकें। ब्रीफ, लेट्स डू दिस। ये जो नीचे 4 पॉइंट्स हैं, 4 नहीं है बल्कि 5 हैं, इनको मैंने
इनकी साइज जो है वो तो ये ब्रीफ जो वर्ड है इसी से BRIEF, इससे ये आगे मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं आपके लिए कि जब आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो उससे पहले आपने क्या करना है। बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग, आप जो कुछ बोल रहे हैं वो उसमें आपको पता होना चाहिए। स्पेंड योर टाइम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड नो कि आपने बोलना क्या है, और आप उस पर यकीन, क्योंकि आप अगर सच बोल रहे होते हैं अपने टॉपिक के बारे में, इवन इफ यू आर क्रिएटिंग एन इमेजिनरी स्टोरी, वो इमेजिनरी स्टोरी भी आप इस तरह क्रिएट करें कि आप उसको बिलीव करेंगे, फिर ही आप नेचुरली उसको प्रेजेंट कर सकेंगे। अगर कोई झूठ बोलना है या कोई गलत नेगेटिव रॉन्ग पॉइंट शेयर करना है तो वो ऑन द स्पॉट नेचुरली आप बोल नहीं सकेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने एक नेचुरल फ्लो में बोलना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंटली और नेचुरली बोलने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप यकीन करें कि आपने किस बात को बोलना है, उसका आपको कंफर्मेशन हो। यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ दैट व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। रिहर्स टेक्स्ट और प्रेजेंटेशन बी प्रिपेयर 2 days बिफोर योर इवेंट। ये एक आइडियल टाइम पीरियड है कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, इट डिपेंड्स दैट हाउ मच टाइम यू हैव टू प्रेजेंट अ स्पेसिफिक कंटेंट। तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो 2 days बिफोर आइडियली आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रिपेयर हो जानी चाहिए। अदरवाइज आप देख लें कि जो आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंगली आपको रिहर्सल करके प्रिपेयर होना चाहिए। बॉडी पोस्चर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इफ यू हैव टू सिट, सो सिटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपके शोल्डर जो है वो ब्रॉड इस तरह हो, ऐसे ना हो, बॉडी ऐसे क्लोज्ड ना हो, ओपन आपकी बॉडी होनी चाहिए, एंड यू हैव टू सिट स्ट्रेट। बैक जो है वो हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए ऐसे व्हेन यू आर सिटिंग। यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट स्लाउच और सिट ऑन अ काउच। काउच पे बैठ के ऐसे पीछे गिर के प्रेजेंटेशन देना इज completely an informal and unprofessional behavior. So always sit straight, be confident. और जब आप खड़े हैं तो आपका पोस्चर तब भी स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट और ओपन होनी चाहिए। अपने शोल्डर्स आपके ब्रॉड होने चाहिए और आर्म्स आपके एक्सपैंडेड होने चाहिए। द मोर यू विल एक्सपैंड योर बॉडी, स्ट्रेच जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करेंगे। Interesting. Believe that what you're saying will interest or grab the audience attention. Attention जो audience की है वो grab करना बहुत important है, इसलिए अपने content को interesting बनाएं, boring नहीं बनाएं। अब that depends कि आपने किसको present करना है। कोई serious issue है, कोई serious topic है, but उसमें भी आपको बिल्कुल एक boring, monotonous, dull presentation नहीं देनी। उसमें आपको देखना है कि technically आप कैसे उसमें जो है उसको interesting बना सकते हैं, ताकि आपके audience टू द वेरी लास्ट आपके साथ पिन रहे, ठीक है। एडिट, डोंट फिल टाइम इन एन एजेंडा, मेक व्हाट यू स्पीक क्लियर, कंसाइज, रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट। अच्छा जी, जो आपका प्रेजेंटेशन है, मैं यहाँ पे आके आपको ये लेक्चर देती हूँ, मैं ये कहूँ कि मैंने तो जस्ट टाइम फिल करना है, बस टाइम जो है उसको पूरा करना है, तो प्रिपेयर करने की क्या जरूरत है, बस कुछ बातें कर लेंगे स्टूडेंट्स के साथ और जनरली कुछ स्पीकिंग के बारे में 2-3 पॉइंट्स बताएंगे, फिर सबके साथ डिस्कस करेंगे और सेशन एंड कर देंगे। 40 मिनट्स तो आराम से गुजर सकते हैं, 30-20 मिनट्स आराम से गुजर जाएंगे। सो दिस मीन्स कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडा में टाइम फिल कर रही हूँ, मैं उसको प्रोडक्टिव नहीं बना रही। तो प्लीज जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं उसको एडिट करें। एडिट करने का मतलब ये है कि आप उसमें जो इररेलेवेंट डाटा है उसको डिलीट करें, उसको टू द पॉइंट करें, प्रिसाइज करें, रेलेवेंट टू योर ऑडियंस। ऑडियंस के बारे में सोचिए, वो क्या सोच के आपकी पब्लिक स्पीकिंग के लिए आ रहे हैं, आपको क्या उन्होंने आपकी पब्लिक स्पीकिंग से पिक करना है, उनको किस बात का फायदा होगा, उनको जो उनका प्रॉब्लम है उनका आप सोल्यूशन कैसे देंगे। ऑडियंस के बारे में सोचें। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ शॉप पे परचेज करने जा रहे हैं तो आप सोच के किसी स्पेसिफिक शॉप पे जाएंगे कि ये मेरा प्रॉब्लम है तो मैंने यहाँ जाना है, वहां पे मुझे इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो जो शॉप्स हैं वो इसी पर्पज से प्रिपेयर हुई है, बनी हुई है कि वो जो उनके पास कस्टमर्स आ रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए शॉप्स जो है उनमें कंटेंट सामान जो है वो पड़ा हुआ है। In the same way, what you are going to fill in your agenda is basically a solution to the problem of your audience. आपके ऑडियंस को सोल्यूशन चाहिए, तो वो सोल्यूशन जो है उसको रेलेवेंट, टू द पॉइंट, क्लियर और इम्पोर्टेंट बनाएं। इर्द गिर्द से गप्पे मार के उसके अंदर इररेलेवेंट डाटा थ्रो करके
आपके ऑडियंस भी भाग जाएंगे, या तो वो सो जाएंगे या फिर वो वन बाय वन they'll get up and they'll leave, and then it will leave a very bad impression. And please, ये बड़ा मुश्किल काम है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, that you need to have a smile on your face. ऑडियंस को फेस करते हुए स्पेशली स्टेज फ्राइट जो है वो इतनी बड़ी चीज है, मेरे लिए तो है, बट ये जो पॉइंट्स हैं इन पे प्रैक्टिस की जाए. आई हैव बीन प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस ऑन स्टेज एज वेल. द ओनली थिंग इज दैट वी फोकस ऑन दीज थिंग्स. जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं तो जो इनिशियली 1 to 2 मिनट्स होते हैं सिर्फ वो खौफनाक होते हैं, वो स्केरी होते हैं. उसके बाद जब आपको पता है कि आपने क्या बोलना है तो फिर आप इंजॉय करना शुरू कर देते हैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग. यू स्टार्ट हैविंग फन विद द ऑडियंस. So keep a smile on your face, because this will also make the audience relaxed and they will pay more attention to you. एक robotic, boring, flat expression के साथ आपने जो है audience को face नहीं करना. Yes, अभी हम questions के बारे में भी बात करेंगे. Questions जो हैं वो भी मैटर करते हैं, लेकिन मिस्टर बिलाल, if you know your content, वही बात है कि ये सारे points जो हैं हमने, आप इतना इन डेप्थ जो है अपना कंटेंट प्रिपेयर करके जाएं, उससे रिलेटेड इतना स्टडी कर लें कि जब आपसे क्वेश्चंस पूछे भी जाएं तो आपको समहाउ और द अदर कुछ ऐसी डिटेल होती है जो हमने पढ़ी होती है और उस डिटेल को आप यूज करके एक नया आंसर भी फॉर्मुलेट कर लेते हैं. सो एक नया आंसर आप बना लेते हैं. किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड रेलेवेंट आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रीडिंग बहुत ज्यादा की होती है उस टॉपिक से रिलेटेड. जब आपने उसको स्टडी किया होता है तो अननोइंगली आपके माइंड में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन का आंसर आ जाता है. सो द ओनली थिंग इज दैट ब्रेनस्टॉर्म, रीड एज मच एज यू कैन रिलेटेड टू द व्हाटएवर यू टू. अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है उसको प्रेजेंट करना, आप उसको हर एंगल से प्रिपेयर करें. आप नेचुरली यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग व्हेन यू स्टैंड ऑन द स्टेज. हमारे अंदर जो है ना सिम्टम्स जो आते हैं, जो हम बोलने के लिए स्टेज पे जाते हैं तो हमारे हार्मोनल चेंजेस आती हैं, हमें फियर्स आते हैं, हमें स्ट्रेसेस आते हैं, हम एंग्जाइटी फील करते हैं, हम ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, ओवर बर्डनड हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम जो है बस अभी फेंट हो जाएंगे और हम तो किसी बात का जवाब नहीं दे सकते, हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे. यहाँ पे 2 रीजंस होते हैं. या तो आपकी बॉडी जो है उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, या फिर आपका जो माइंड है उसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं. whatever goes on in your mind is psychological, whatever goes on in your body, whatever happens in your body is physiological. तो ये दोनों जो हैं रोल प्ले करते हैं आपकी एंग्जाइटी को इंक्रीज करने के लिए या आपकी एंग्जाइटी को डिक्रीज करने के लिए. आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपको एंग्जाइटी होती है, बिकॉज एवरीबडी हैज डिफरेंट रीजंस. फिर क्या होता है जब हमें एंग्जाइटी होती है, हमारा दिल जो है वो जोर जोर से धड़कने लगता है और हमारी बॉडी जो है वो शेक होना शुरू हो जाती है, हमारा फेस जो है वो रेड हो जाता है और हम ब्लैंक हो जाते हैं और हमें आई कांटेक्ट नहीं किया जाता और अगेन हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम बेहोश हो जाएंगे. राइट. सो वी हैव टू एक्चुअली कंट्रोल द एंग्जाइटी. What are the tips and tricks what you can do in order to manage your anxiety, in order to control your fear? और ये जो पेपर बैग मुंह के ऊपर चढ़ाया हुआ है इसको आप कैसे हटा के ऑडियंस को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं. राइट. फॉर दैट यू हैव टू ग्रीट योर एंग्जाइटी. मैंने आपको डे 1 पे कहा था और मैं आपको आज तक ये कहती आ रही हूँ कि जो आपके फियर्स, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, स्ट्रेस, बर्डन्स, सॉरोज, वरीज हैं वो कभी जाती नहीं है. उनको आपने कंट्रोल करना होता है. उनको आपने वेलकम ऐसे करना है that you are welcome, I'm going to control you and then I'm going to do my work. because ये जो फीलिंग्स हैं इन्होंने तो साइड लाइन नहीं होना, इन्होंने तो जाना नहीं है. तो इनको आप वेलकम करें. इनको वेलकम करने का पर्पस ये है कि इनको कंट्रोल करें, इनको अपने सर पे सवार नहीं करें, इनको कंट्रोल करना सीखें. ओके अब ये फीलिंग्स आएंगी जब आप स्टेज पे आते हैं. द नंबर 1 फियर इज दैट आई फील आई माइट फॉरगेट एंड आई विल ब्लैंक आउट. मैं जब स्टेज पे जाऊंगी तो मुझे तो लगेगा या मैं जाऊंगा कि सब कुछ मुझे भूल जाएगा और मैं बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाऊंगा या ब्लैंक आउट हो जाऊंगी और मुझे लगेगा कि अब मुझे मेरा ये जो टंग है ना वो आपकी वो बिल्कुल स्टक हो जाती है. यू समटाइम्स फील के बस नहीं बोल सकते. फॉर दैट प्लीज chalk out a plan, prepare a structure, design your piece of writing, a way to make the audience remember what you're saying. Excuse me. अगर आपका कंटेंट जो है वो प्लान हुआ हुआ है, स्ट्रक्चर हुआ हुआ है और वो अच्छे से डिजाइन हुआ हुआ है तो फिर आपको पता है
कि आपने क्या बोलना है और आपको ये भी पता है कि आपने कैसे बोलना है कि आपके ऑडियंस को याद रहे कि आप क्या बोल रहे हैं। अब ये है क्या, इसमें आपने करना क्या है, आइडिया है कोई या प्लान है आपका जो आपने स्पीकिंग के लिए स्टेज पे खड़े होना है, वो कोई आप आइडिया शेयर कर रहे हैं या कोई प्लान दे रहे हैं या कोई प्रोडक्ट सेल करना है या किसी प्रोसेस की बात करनी है। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज द मेन थीम और मेन आइडिया और द टॉपिक ऑफ योर प्रेजेंटेशन। Why is it important to your audience? फिर आपने ऑडियंस के बारे में सोचना है कि उनकी क्या जरूरत आप फुलफिल कर रहे हैं। How do the people value from what you are saying? आप जो बोल रहे हैं उनसे लोगों को क्या वैल्यू मिल रही है, उसका आंसर सर्च करें। What is next? Share the results, actions, output और feedback. उसके बाद आप उनको एक रिजल्ट दें, कॉल टू एक्शन दें, कोई एक्शन प्लान दें, एक आउटपुट दें या फीडबैक दें ताकि ऑडियंस को कुछ गेन हो आपकी कंटेंट से। जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हमें ये जो है ना बहुत बड़ा ये फियर है जो कि हम सब में होता है कि मैं जब स्टेज पे जाके खड़ी होंगी और मैं जब वहां पे बोलने लगूंगी या जो मैं स्टार्ट करूंगी तो एवरीबडी विल इवेलुएट मी। सारे मुझे जज करेंगे कि इसका एक्सेंट कैसा है, ये खड़ी कैसे है, ये बोल कैसे रही है, ये बॉडी लैंग्वेज इसकी किस तरह की है, इसका कंटेंट को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, ये क्या कंटेंट है, ये इसने इंट्रोड्यूस कैसे किया है, इसकी स्लाइड्स किस तरह की हैं, इसको तो बात नहीं करनी आती है कैसे स्टेज पे। देयर इज सो मच दैट आई माइट बी थिंकिंग इन माय माइंड कि लोग तो मुझे किसी भी तरह इवेलुएट या जज करेंगे, एंड ये कॉमन नेचुरल बातें जो कि होती हैं। आपने क्या करना है, आपने ऑडियंस की अटेंशन को रीडायरेक्ट करना है, आपने उन्हें मिरर दिखाना है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट यू दे विल लुक इनटू द मिरर एंड देन दे आर गोइंग टू डाइवर्ट देयर अटेंशन। उस मिरर में आपने उनको, उस ग्लास में आपने उनको क्या दिखाना है, उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, उनकी अटेंशन रीडायरेक्ट करने के लिए आप ऑडियंस को कैसे मैनेज करेंगे। डाइवर्ट द अटेंशन, चाहे आप कोई वीडियो क्लिप दिखाएं रिलेटेड टू योर प्रेजेंटेशन, कोई पोल कर लें, कोई क्वेश्चंस आप थ्रो करें ऑडियंस की तरफ, इंस्टेड कि ऑडियंस आपकी तरफ थ्रो करें, आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें कि ऑडियंस उन क्वेश्चंस में ऑक्यूपाई हो जाए। कोई हैंड आउट दें आप अपनी ऑडियंस को ताकि वो उसको देखें, उसमें ऑक्यूपाई हो जाए, उससे रेलेवेंट आप उनको फर्दर इंफॉर्मेशन दें। तो दिस इज अ ट्रू विन विन। अगर ये कंटेंट इस तरह आपके पास प्रिपेयर्ड होगा अबाउट द टॉपिक दैट यू आर कमिंग अप विद, देन डेफिनेटली आपके ऑडियंस जो हैं वो डाइवर्ट हो जाएंगे, वो आपकी तरफ नहीं देखेंगे, वो आपकी आवाज को एनालाइज नहीं करेंगे, वो आपके एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन पे कोई भी बात नहीं करेंगे, बल्कि वो आपके कंटेंट के बारे में सोचेंगे। उसके लिए आपने इन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना। इज देयर अ राइट वे टू कम्युनिकेट? नो, there is no right or wrong way of having a communication. The only thing is that your communication should be meaningful. अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो मेरा जो बोलने का स्टाइल है वो इंडिविजुअल है, मैं किसी राइट या रॉन्ग कम्युनिकेशन को सोच के नहीं बोल रही, मैंने अपना प्रिपेयर किया कंटेंट स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो आप जब स्टेज पे जाके खड़े होंगे आप देखेंगे कि आपकी ऑडियंस की क्या रिक्वायरमेंट है, उनके लेवल, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी जरूरत के अकॉर्डिंगली आप उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। सो रीफ्रेम एज अ कन्वर्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्टाइल है वो कन्वर्सेशनल होना चाहिए। एक रोबोटिक या एक प्लेन फ्लैट वे टू कम्युनिकेट जब होता है तो उसमें ऑडियंस जो है उनकी अटेंशन ग्रैब नहीं होती। आपने जो है हमेशा रिफ्रेम करना होता है सिचुएशन को ऑडियंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एंड मेक इट कन्वर्सेशनल। ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, अटेंशन ऑडियंस की ग्रैब करें, स्टाइल कन्वर्सेशनल होना चाहिए। कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में जो सबसे अच्छे वर्ड्स जिनसे आप अटेंशन ऑडियंस की ग्रैब करते हैं, यू, वी, अस, आई, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, आई एंड यू स्पेशली। वी पर्सनल प्रोनाउन है, अस भी इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो जब आप ये पर्सनल प्रोनाउंस यूज करते हैं तो आप बेसिकली लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप उनको पर्सनलाइज कर रहे हैं, आप उनके इमोशंस को टच कर रहे हैं और आप उनको फिर इस तरह उनकी अटेंशन को ग्रैब कर रहे हैं। ठीक है, सो कन्वर्सेशनल टोन रखें। क्वेश्चंस जो हैं हमेशा आपको आंसर्स आते होते हैं क्वेश्चंस के। यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द ऑडियंस क्वेश्चंस इफ यू आर प्रिपेयर्ड। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्रिपेयर्ड है तो फिर आपको किसी भी किस्म की टेंशन की जरूरत, मतलब इट डजंट कम, देन यू जस्ट रिलैक्स एंड यू आर एबल टू आंसर। इस इंटरेक्शन का, इतनी प्रेपरेशन का फायदा क्या होगा?
इसकी इंटरेक्शन का रिजल्ट ये होगा कि आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और ऑडियंस ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाएगी। सो इट इज एन ऑनगोइंग ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टेक्स टाइम एंड एनर्जी। ये सारा कुछ जो हमने आज डिस्कस किया ये एक दिन में नहीं होगा। इस सब को इस पे कमांड हासिल करने के लिए, इस पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर अपनी जो आपकी एबिलिटीज है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें। पहले अभी आज से जनरली बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। सबसे पहले बोलें। मिस्टर तलहा आपने अभी ज्वाइन किया है इसलिए आपको ऐसे ही लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। हम पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करें। आपने बहुत लेट ज्वाइन किया, मेरा सेशन तो अब एंड होने लगा है। हम पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करें कि पब्लिक स्पीकिंग जब आपने स्टेज पे जाना होता है और आपने लोगों को फेस करना होता है तो उसके लिए आपको प्रायर प्रेपरेशन क्या करनी है। एज अ स्पीकर आपने कैसे ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करना है, आपकी क्या प्रेपरेशन है, आपने क्या क्या कुछ करना है, तो उसके बारे में हम आज बात करें। अब आप ये अपनी रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो आपको समझ आ जाए। तो जब आप स्टेज पे जाते हैं प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे आप प्रेपरेशन स्टेज पे करें या फिर आप फाइनल स्टेज पे करें। व्हेन यू ब्रीथ आपका जो ब्रेन है उसको एनर्जी और ऑक्सीजन और ब्लड मिलता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स होता है, एक्टिव होता है और उसको जो है ना रिलैक्सेशन मिलती है। सो टेक डीप ब्रेथ्स। जेस्चर ब्रॉडली। अगर आप शेकी फील हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप शेक करें, आपको मैंने अभी थोड़ी देर बताया अपने शोल्डर्स को और अपने आर्म्स को ऐसे स्ट्रेच करें। ओपन योर बॉडी, ठीक है। इससे भी आपको जो है कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छा, आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि जो विंटर्स होते हैं, सर्दी का जब मौसम होता है और हम अपने हाथ में हमारे जो हमें बहुत ठंड लग रही है और यू फील दैट द होल बॉडी इज गेटिंग फीलिंग चिल्ड एंड कोल्ड। सो आप अगर अपने हाथ में एक हॉट कप ऑफ कॉफी या एक हॉट कप ऑफ टी व्हेन यू होल्ड इट, तो आपको ऐसा फील होता होगा कि हाथ में आपने गरम चाय का कप पकड़ा है और उसकी जो सारी हीट है वो आपकी पूरी बॉडी में आई है, ठीक है। और आपकी पूरी बॉडी वार्म फील करती है। यू फील कंफर्टेबल जस्ट होल्डिंग अ कप ऑफ टी और अ कप ऑफ कॉफी, इजंट इट सो? आपको फुल बॉडी में वार्म फील होती है। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि जब आप स्टेज पे खड़े हैं और आपको लग रहा है कि आपके आर्म्स जो हैं और हैंड्स जो हैं उनमें स्वेटिंग हो रही है, परस्पायर, परस्पायर का मतलब होता है स्वेटिंग या पसीना होता है, ठीक है। बिकॉज दैट हैपेंस व्हेन वी फील हीटेड और हमें टेंशन होती है, हम एंजाइटी में होते हैं तो हम स्वेट करते हैं। what you have to do is that you need to have something cold in your hand. जब आपके हाथ में कुछ ठंडा होता है तो उसका इफेक्ट वही आएगा कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो कंफर्टेबल और कोल्ड फील करेगी, स्वेटिंग रिड्यूस हो जाएगी। सो दिस इज जस्ट वन ट्रिक in order to reduce the anxiety or the perspiration. Your own thoughts are the main source. Actually हमारे जो अपने thoughts होते हैं वही हमारी anxiety या हमारी fear या हमारी tension को reduce करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। ऑडियंस तो आराम से आके बैठ जाएंगे यहाँ पे, ऑडियंस को कोई टेंशन नहीं है, वो तो जस्ट सुनने के लिए आए हैं, उन्होंने आपको कुछ नहीं कहना, कोई भी कुछ नहीं कहता, ये जस्ट हमारे इंटरनल थॉट्स होते हैं जो कि हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं। ग्रीट योर एंजाइटी, बी कंपोज्ड। इफ यू फील लाइक यू विल नॉट बी एबल टू डू समथिंग, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आपकी प्रायर जितनी भी ये स्टेजेस मैंने बताई हैं इनको आप प्रैक्टिस करें एंड यू विल इम्प्रूव। लिसनिंग स्किल, जो लिसनर्स हैं उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्पीकर ने तो ये सारा कुछ करना है, लेकिन इफ यू आर अ लिसनर दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क। एक अटेंटिव लिसनिंग होती है और एक रिफ्लेक्टिव लिसनिंग होती है। अटेंटिव लिसनिंग में आपका आई कॉन्टेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, गुड पोस्चर, द वे यू सिट और द वे यू एड्रेस द स्पीकर, वो भी स्पीकर के ऊपर उसका बहुत इम्पैक्ट आता है। द वे यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर, उन ऑडियंस की जो पोस्चर होते हैं, ऑडियंस का जो आई कांटेक्ट होता है, ऑडियंस का जो स्टाइल होता है, उसका स्पीकर के ऊपर बहुत इफेक्ट आता है। नॉड करना चाहिए, मिररिंग स्पीकर्स बॉडी लैंग्वेज टू शो इंटरेस्ट। जो स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज है आप उसी तरह की बॉडी लैंग्वेज से उसको रिस्पॉन्स दें ताकि उसको पता हो कि आप इंटरेस्ट शो करें। अलाउ स्पीकर टू कंप्लीट एंटायर थॉट्स एंड ऑलवेज अलाउ योर स्पीकर टू स्पीक टू द फाइनल स्टेज। उसके बाद क्वेश्चंस जो है वो आपको फॉरवर्ड करते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन सेशन जो होता है वो एंड होता है, एंड पे होता है। रिफ्लेक्शन लिसनिंग इन्वॉल्व्स, इसमें ये होता है कि आपने अगर किसी को आपने सुना है उसके बाद आपने उसको रिस्पॉन्स देना है तो उस रिस्पॉन्स को हम रिफ्लेक्शन लिसनिंग कहते हैं।
कि जो कुछ आपने सुना है अब उसका रिस्पॉन्स दें बाय रिपीटिंग एंड पैराफ्रेजिंग व्हाट द स्पीकर हैज सेड टू शो दैट यू ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टेलिंग यू। जो कुछ स्पीकर ने आपको बताया है अगर आप उसको सुन के और समझ के रिपीट या पैराफ्रेज कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि स्पीकर जो है वो खुश है कि आपको उसकी बात समझ आ गई। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली स्पीकिंग स्किल्स से रिलेटेड हैं और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस डिमांड करते हैं। ये सब प्रायर प्रेपरेशन होती है जिसकी बेस पे आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। एक दिन में नहीं होता और विदाउट प्रैक्टिस तो कभी भी नहीं होता। So what you have to do is that you have to work, you have to implement all these rules, accept your fears and your anxiety and try to mold it in a way। जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे बताए हैं जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एंजाइटी और फियर आपके कंट्रोल में आ जाएगी। So that is all for now and tomorrow I'll come up with the next session for you। Take very good care of yourself and recording आप देखेंगे तो आपको सारा सेशन इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग है स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड, राइट? जी फेसबुक ग्रुप पे मैं 11 o'clock आपका सेशन अपलोड कर दूंगी। आप मिस्टर तलहा वहाँ पे विजिट करें फेसबुक ग्रुप पे और आप वहाँ से इसको you can watch the video and you can also download it। I want all of you to download these videos क्योंकि सेशन एंड के बाद आपको कुछ टाइम मिलेगा फिर ये सेशंस ये लिंक्स जो हैं ये एक्सपायर हो जाएंगे तो आपने इन सब वीडियोस को डाउनलोड करना है। ओके दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह।